हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपसे कहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन पढ़ रहे हैं। आपसे मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है वो कॉस्ट जो हमने कैपिटल को अरेंज करने के लिए खर्च कर दी। अर्थ मतलब कि यदि हमने कैपिटल अरेंज करनी है तो हमारा खर्चा होगा, तो वो खर्चा हमारे बनता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा, आपको बात समझ में आई होगी, जिसमें हमने केवल ये मीनिंग पढ़ा था या बेसिक पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कि अपन कैपिटल की कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपसे मैंने कहा था जब एक कंपनी कैपिटल को अरेंज करती है तो ये कंपनी कैपिटल को अरेंज करती है डिबेंचर से। अब आपको लग रहा होगा डिबेंचर में एक्सपेंसेस कैसे होता है। जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिंटिंग है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, डिस्काउंट है और इंटरेस्ट है। कंपनी डिबेंचर पे करती है इंटरेस्ट। तो एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया इंटरेस्ट, कि यदि हमने डिबेंचर लिया, इशू करा, तो हमें क्या देना होगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा, तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है शेयर कैपिटल। जैसा आप सभी को पता है शेयर कैपिटल दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। केई और केपी, शॉर्ट में इसको अपन बोलते हैं इक्विटी शेयर्स को कॉस्ट ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्योंकि इनको जब हम अरेंज करते हैं तो हमें इनके ऊपर डिविडेंड देना होता है। वो इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो, हमें दोनों पे डिविडेंड देना है। तो जो डिविडेंड है वो हमारा कॉस्ट का काम करेगा। और भी अभी जैसे मैंने आपसे बोला हम प्रिंट कराएंगे शेयर्स को, ब्रोकरेज देंगे, कमीशन देंगे, तो वो सब हमारे लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा। दो तरह की कॉस्ट हो गई कैपिटल में, डिबेंचर्स की और शेयर्स कैपिटल की। तो ये हमारा बन जाएगा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट में केडी, इसको सीडी भी बोल सकते हैं, दोनों का मीन एक ही होता है। इसको हम कह सकते हैं सीई और इसको हम बोल सकते हैं सीपी। डिबेंचर्स में हमें इंटरेस्ट देना है जो हमारे लिए कॉस्ट का काम करता है, एक्सपेंसेस है। हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को बोलेंगे शॉर्ट में केडी के नाम से। इक्विटी को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जब हम इनको ओवरऑल कॉस्ट निकालते हैं तो हमारी कहलाती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में केओ। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट में केओ बोलते हैं। तो हमने क्या बात देखी कि जब कंपनी कैपिटल को अरेंज करती है तो उसको अरेंज करने में उसके एक्सपेंसेस होते हैं, वो एक्सपेंसेस हमारे कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब वो कॉस्ट जो हमारी कैपिटल को अरेंज करने में लग गई या खर्च हो गई। कंपनी जब कैपिटल अरेंज करती है तो डिबेंचर से अरेंज करती है, डिबेंचर में हमारे को इंटरेस्ट देना होता है। शेयर से अरेंज करती है, शेयर्स कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों पे हमको डिविडेंड देना होता है। जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर उसको हम बोलेंगे शॉर्ट में केडी या फिर सीडी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हम बोलेंगे केई या फिर सीई, जबकि प्रेफरेंस शेयर को बोलेंगे केपी और सीपी। तो आज हम सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। हम निकालेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को कैलकुलेट करना। तो अपन निकालेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को हम बोलेंगे शॉर्ट में केडी और सीपी, क्या बोल सकते हैं, सॉरी सीडी। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में क्या बोलेंगे, केडी और सीडी, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं
तो कंपनी को इंटरेस्ट देना होता है, प्रिंटिंग है, ब्रोकरेज है, स्टेशनरी है, ये सब हमारे खर्चे हैं जो डिबेंचर्स को इश्यू करने में हमारे लग जाते हैं। तो सबसे पहली बात, आप हमें सभी को पता है डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है रिडीमेबल, जबकि दूसरा होता है इररिडीमेबल। रिडीमेबल को हिंदी में बोलते हैं शोधनीय। शोधनीय का मीनिंग क्या होता है कि कंपनी अपने डिबेंचर्स को पेमेंट कर देगी विद इन 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब जब कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए तो उसके बाद विद इन 20 ईयर्स में कंपनी क्या करेगी, अपना पेमेंट उनको वापस कर देगी। तो उसको हम बोलते हैं रिडीमेबल, उसको हम बोलते हैं रिडीमेबल। रिडीमेबल को बोलते हैं अशोधनीय। इसका मीनिंग होता है कि कंपनी डिबेंचर्स को पिकअप करेगी जब कंपनी वाइंड अप कर जाएगी। मींस जब कंपनी बंद होने वाली होगी उसी समय पेमेंट होगा, उससे पहले पेमेंट नहीं होगा। तो हमें दोनों में क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या होगा, केडी आफ्टर टैक्स। हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा, केडी आफ्टर टैक्स इक्वल टू इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स प्लस एमवी माइनस एनपी अपॉन एन एमवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी सॉल्व होके आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 100 से। अब यहाँ पे हमारे लिए देखो आई है, एमवी है, एनपी है। तो आई का मीन क्या होता है हमारे लिए, आई हमारे डिनोट करता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। जिस प्रकार आप सभी को पता है डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। हमारे डिबेंचर पे लिखा होता है 10% डिबेंचर्स, 9%, 8%। इट मींस हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10%, 9% और 8%। टैक्स रेट हमें गिवन होती है क्वेश्चन में। फिर हमने लिखा था एमवी। एमवी का मीनिंग होता है मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू को बोलते हैं हिंदी में शोधन मूल्य। मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी आपको रीपेमेंट करेगी तो कितना अमाउंट आपको कंपनी पे करेगी। इट मींस 100 रुपीज का डिबेंचर है, कंपनी की पॉलिसी है कि 105 देना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो गया, 105 हो गया। या हो सकता है कंपनी एट पार पे करे तो मैच्योरिटी वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। फिर हमारे पास होता है एन। जिस प्रकार मैंने आपसे बोला रिडीमेबल का मतलब होता है कि कंपनी आपको पेमेंट करेगी। तो हमारे क्वेश्चन में मेंशन होता है कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करे जिनका पेमेंट 10 ईयर में करेगी, तो एन हमारा हो जाएगा 10 ईयर्स। एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ ईयर रिडम्पशन, शोधन के वर्ष। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर रिडम्पशन, शोधन के वर्ष। हमें ईयर्स गिवन होते हैं 5 ईयर, 10 ईयर, 9 ईयर्स, जितने भी हमारे को ईयर्स क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमारे पास आता है एनपी। जिस प्रकार आपसे मैंने पहले भी कहा था वीडियो में, एनपी का मतलब होता है नेट प्रोसीड, हमारे को कितना अमाउंट रिसीव हुआ। जैसे आपसे मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया बैंक से, जिसपे हमारे फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज सब कुछ मिलकर के 5,000 रुपए खर्च हो गया। तो हमारा जो नेट प्रोसीड रहेगा कितना रह जाएगा, 95,000 कितना रह जाएगा, 95,000। तो यहाँ पे हमारे लिए एनपी डिनोट करता है नेट प्रोसीड को। हिंदी में इसको हम बोलेंगे शुद्ध प्राप्ति। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, शुद्ध प्राप्ति बोलते हैं। हुआ, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू।
हमारे को गिवन है लेस ऑल इशू एक्सपेंसेस। इशू एक्सपेंसेस जैसे मैंने अभी आपको बताया था कौन से होते हैं, प्रिंटिंग है, स्टेशनरी है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, वो सब हमारे होते हैं इशू एक्सपेंसेस। एड प्रीमियम ऑन इशू, यदि हमने डिबेंचर्स को इशू करा प्रीमियम पर तो वो हमारा हो जाएगा नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का मतलब होता है शुद्ध प्राप्ति, हमारे को कितना अमाउंट रिसीव हुआ। एक बार फिर से देखते हैं, हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स जिसको हम बोलते हैं केडी। डिबेंचर्स दो तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल वो होते हैं जिनका कंपनी पेमेंट करती है विद इन 20 इयर्स। रिडीमेबल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है केडी आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स ब्रैकेट प्लस एमबी माइनस एनपी अपॉन एन, एमबी प्लस एनपी अपॉन 2। इन सबको सॉल्व करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। आई मींस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, टैक्स रेट हमें गिवन होता है, एमबी का मीन होता है मैच्योरिटी वैल्यू, एन मींस होते हैं नंबर ऑफ ईयर रिडम्पशन की कंपनी कितने ईयर में पेमेंट करेगी, नंबर ऑफ ईयर्स हमें गिवन होते हैं क्वेश्चन में। एनपी मींस होता है नेट प्रोसीड कि हमें नेट प्रोसीड मींस हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ आफ्टर एक्सपेंसेस। फिर हमारे हैं इरिडीमेबल, वही फॉर्मूला क्या था, केडी आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आती है कि सर हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। यदि हमारे क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर दिए हुए हैं इट मींस वो रिडीमेबल है। यदि आपकी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है तो इट मींस वो कौन से डिबेंचर्स है हमारे इरिडीमेबल। कौन से डिबेंचर्स है हमारे इरिडीमेबल। यदि नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं तो रिडीमेबल, दिए हुए नहीं है तो फिर इरिडीमेबल। यदि हमें निकालना है केडी बिफोर टैक्स, ये हमारे हमने निकाला था आफ्टर टैक्स, अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बिफोर टैक्स। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केडी आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। हमारा फॉर्मूला था केडी आफ्टर टैक्स था, अब हमारा क्या आ रहा है केडी बिफोर टैक्स। जो केडी बिफोर टैक्स है वो दोनों डिबेंचर्स में सेम रहता है, नो मैटर रिडीमेबल और नो मैटर इरिडीमेबल। केडी आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट। होप आपके लिए जो हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें मीनिंग था वो और ये जो टॉपिक हमने क्लियर करा दोनों बेनिफिशियल रहेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। जो हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। जिस प्रकार कॉस्ट ऑफ डिबेंचर था जिसमें कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, आपसे मैंने अभी भी कहा था प्रेफरेंस शेयर्स में कंपनी पे करेगी डिविडेंड। कंपनी क्या पे करती है, डिविडेंड पे करती है। डिविडेंड क्या है, कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, क्योंकि आज हम लोग जब कंपनी में शेयर्स परचेज करेंगे तो हमारे को प्रॉफिट क्या मिलेगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट। हमें सभी को पता है प्रेफरेंस शेयर्स हैं, सेम है रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल जैसे अभी मैंने आपसे कहा था डिबेंचर्स में रिडीमेबल क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर गिवन होते हैं। सेम उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स में भी नंबर ऑफ ईयर गिवन होते हैं कि कंपनी को विद इन 20 इयर्स इनको पे करना होता है। हमारा फॉर्मूला क्या होगा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, केपी आफ्टर टैक्स। केपी किसको डिनोट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को। फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड प्लस एमवी माइनस एनपी अपॉन एन, एमवी प्लस एनपी अपॉन 2। इन सबको सॉल्व करने के बाद में मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे, 100 से। इन सबको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 100 से। डिविडेंड टैक्स रेट हमारे को गिवन होती है। एमवी क्या था, मींस हमारे लिए मैच्योरिटी वैल्यू। एमवी मींस क्या होता है, हमारा मैच्योरिटी वैल्यू होता है। एन होता है नंबर ऑफ ईयर रिडम्पशंस,
जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि कंपनी विद इन 10 ईयर, 8 ईयर, 15 ईयर में पे करेगी, तो वो हमारे बन जाएंगे नंबर ऑफ ईयर रिडम्पशन। फिर यदि हमारे यहाँ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो हम इनसे बोलेंगे केपी आफ्टर टैक्स। हमारा फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड अपॉन एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। एनपी किस चीज को शो करता है, नेट प्रॉफिट को। जिस प्रकार मैंने अभी आपसे कहा था नेट प्रॉफिट मींस हमने कितना अमाउंट रिसीव करा आफ्टर एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू लेस ऑल एक्सपेंसेस एड प्रीमियम ऑन इशू। जिससे हमारा क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर हमें निकालना है केपी बिफोर टैक्स। केपी बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, केपी आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1/1 माइनस टैक्स रेट। आपने एक चीज देखी कि दोनों में हमारे सेम है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर था सेम फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। केवल एक डिफरेंस है कि डिबेंचर में हमारे को इंटरेस्ट मिलता है या कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, और प्रेफरेंस शेयर में कंपनी पे करती है डिविडेंड। तो दोनों फॉर्मूले में केवल क्या चेंज हो जाएगा, जहां पे इंटरेस्ट वहां पे हम यूज लेंगे डिविडेंड, क्या यूज लेंगे फिर आगे डिविडेंड। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएंगे। होप आपको दोनों टॉपिक समझ में आएंगे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल। हमारा थर्ड टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। थर्ड टॉपिक है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, जिसको हम शो करेंगे के और सीई के नाम से। हमारा थर्ड टॉपिक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जिसको हम शो करते हैं के और सीई के नाम से। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी में भी हमें कंपनी है, जो हमारी कंपनी पे करती है डिविडेंड। क्या पे करती है कंपनी, डिविडेंड पे करती है। तो हमारे लिए जो एक्सपेंसेस बनेगा वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। लेकिन कई बार क्वेश्चन में आपको दिया होता है प्रिंटिंग, स्टेशनरी और ब्रोकरेज। लेकिन प्रेजेंट जो कंडीशन चल रही है उसमें सारे काम ऑनलाइन होते हैं, तो ये वाले एक्सपेंसेस हमारे पे नहीं होते। लेकिन बुक्स में जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट भी होता है, ब्रोकरेज भी होता है, कमीशन भी होता है, स्टेशनरी भी होता है। तो जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं तो हमारे को तीन मेथड दिए हुए होते हैं। पहला है डिविडेंड यील्ड मेथड, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर ऑब्लिक एमपी और एनपी। सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। जबकि हमारे लिए सेकंड फॉर्मूला है अर्निंग यील्ड मेथड, सेकंड हमारा फॉर्मूला है अर्निंग यील्ड मेथड, जिसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर अपॉन एमपी और एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो हमारे दो चीज हो गई, एमपी भी है और एनपी भी है। यहां पर है अर्निंग पर शेयर, तो हमें कैलकुलेट करना है अर्निंग पर शेयर, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ईपीएस। अर्निंग पर शेयर को हम शॉर्ट में बोलेंगे ईपीएस बोलेंगे। हमारा ईपीएस कैसे कैलकुलेट होगा, नेट अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमें कैसे निकालना है, अर्निंग पर शेयर नेट अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। फिर हमने लिखा था एनपी। अभी मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था एनपी मींस होता है नेट प्रॉफिट।
जितना अमाउंट हमारे को एक्चुअल में रिसीव हो रहा है या हो गया। एमपी, एमपी का मीन्स होता है मार्केट प्राइस। यहां पे एक चीज आप ध्यान रखें कि जो हमारा मार्केट प्राइस है उसको कुछ लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं, सॉरी बुक वैल्यू। यदि हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शेयर्स आर इशूड एट बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू भी किसको डिनोट करता है हमारे लिए, मार्केट प्राइस को। हम इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। एक बार फिर से देखते हैं, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मैंने आपसे बोला कंपनी इक्विटी पे डिविडेंड पे करती है, तो जो डिविडेंड है वो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है। इसमें हमारे पहले मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड। फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन एमपी या फिर एनपी। अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग पर शेयर अपॉन एमपी या फिर एनपी मल्टीप्लाई बाय 100। अर्निंग पर शेयर कैसे आएगा, नेट अर्निंग अपॉन नंबर इक्विटी शेयर्स। एनपी जैसे हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा नेट प्रोसीड। एमपी मार्केट प्राइस जिसको हम कई बार बोलते हैं बुक वैल्यू। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें एक चीज समझने की है कि हमने लिखा एमपी और एनपी, इन दोनों में से हम क्या लेते हैं। यदि हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने नया शेयर इशू करा, आई रिपीट कि यदि कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तो हम लेते हैं नेट प्रोसीड। क्या लेते हैं यूज में, फिर नेट प्रोसीड। अदरवाइज हमेशा क्या यूज में आता है, मार्केट प्राइस। क्या यूज में आता है, मार्केट प्राइस। इफ एनी क्वेश्चन कंपनी इश्यूड न्यू शेयर्स देन वी यूज नेट प्रोसीड, अदरवाइज मार्केट प्राइस। हमारा थर्ड फॉर्मूला होता है डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रॉथ रेट मेथड। ग्रॉथ रेट का मतलब होता है कि कंपनी हमारे डिविडेंड को कितना परसेंट बढ़ाएगी, या जो कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है। हमारा फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। ये बात ध्यान रखें, ये प्लस है मल्टीप्लाई नहीं है, ये है प्लस है मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को हम बोलेंगे जी। क्या बोलते हैं हम, जी बोलते हैं। तो हमने आज 3 टॉपिक पढ़े, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स। होप आप सभी को ये तीनों टॉपिक क्लियर समझ में आए होंगे, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। तो यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और याद से हमारे वीडियो को और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।